हेलो बच्चों। मैं पहले वीडियो बना रहा था और बीच में वो रुक गई, इसलिए मैं थोड़ा सा ये लिखा हुआ दोबारा आपको बता रहा हूँ। यहीं से शुरू करते हैं वीडियो। हम केमिकल काइनेटिक्स में पिछले टॉपिक में पढ़ चुके थे कि केमिकल काइनेटिक्स में डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। आज के सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या क्या होते हैं, उनके एक एक एग्जाम्पल, और साथ में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में के की यूनिट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के की यूनिट क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में के की यूनिट क्या होगी। हमारे सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर तक है। साथ ही साथ हम इस बात को बार बार अपने मन में डालेंगे कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू थ्रू आउट प्रोसेस सेम रहती है जब तक हम टेम्परेचर चेंज ना करें। अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी उसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो पूरी प्रोसेस में के की वैल्यू सेम रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन, हमने एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिया a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो हमने लिखा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ना तो a की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ना b की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो मैंने लिखा r इज इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 0 कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 0। ना a की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ना b की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर हमें वर्ड्स में लिखना हुआ तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? Zero order reaction is that kind of reaction in which rate of reaction is independent on the concentration of reactants. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, जब हम अमोनिया को हीट करते हैं, when ammonia is get heated, then decomposition of ammonia comes in the category of zero order reaction and it forms nitrogen gas and hydrogen gas, and of course rate of reaction is independent of concentration of ammonia. That's why I put ammonia to the power 0. That means rate of reaction is independent on the concentration of ammonia. So that's why this will become 1. Of course, तो यूनिट ऑफ के की बात हम करते हैं, या R इज इक्वल टू के टाइम्स अमोनिया की कंसंट्रेशन 0। ये एक्सप्रेशन हो गया रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक एग्जांपल। तीसरी बात हमने कहा कि ठीक है यूनिट भी, अब तीसरा हमें यूनिट ढूंढना है। पहला क्या ढूंढना है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन। दूसरा उसका एक एग्जाम्पल, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। और तीसरा यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के की यूनिट। तो हमने कहा R इज इक्वल टू के टाइम्स ए की पावर 0 बी की पावर 0। ये दोनों 1 1 हो गए तो R इज इक्वल टू के। दैट मीन्स जो के की यूनिट होगी वही R की यूनिट होगी। इस केस में यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ R, एंड R की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि के की यूनिट हो गई मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अगर ये सारे के सारे टर्म्स अगर हमारे गैसियस में दिए रहेंगे, सारे के सारे टर्म्स अगर हमारे गैसियस में दिए रहेंगे, तो ये भी हो सकता है कि कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में दी हो। जरूरी नहीं है कि गैसियस फॉर्म में अगर रिएक्टेंट हैं तो कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में भी दी जा सकती है और कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में भी दी जा सकती है। तो इस केस में जो कंसंट्रेशन अगर एटमॉस्फेयर के कंसंट्रेशन टर्म्स में दी रहेगी, एटमॉस्फेयर के टर्म्स में, तो इस केस में जो यूनिट होगी वो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड होगी। वंस अगेन, तो यूनिट ऑफ के इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड और एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। अगला हम टाइप लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वंस अगेन वी हैव कंसीडर्ड अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन इन विच A प्लस B इज फॉर्मिंग C प्लस D। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वो या तो A पे डिपेंड करेगा। देखिए मैंने A की पावर यहाँ 1 लिखी है और यहाँ पे B की पावर 0 लिखी है। या तो A पे डिपेंड करेगा और या तो B पे डिपेंड करेगा। A पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यानी किसी एक टर्म पे ही डिपेंड कर रहा है। R इज इक्वल टू A की पावर 1 B की पावर 0, या और लिखा है R इज इक्वल टू A to the power 0 B to the power 1. So that means first order reaction is that kind of reaction in which rate of reaction depends only concentration of one reactant raised with power 1, concentration of any one of the reactant raised with power 1. इसका एक एग्जांपल देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन जो होता है कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड इवन डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 को हम अगर डिकम्पोज करें और N2 और 2H2 बनता है, दैट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। खैर हम इसको पूरा करते हैं। डिसोसिएशन ऑफ H2O2 और डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। H2O2 को हमने आयोडाइड सॉल्यूशन के प्रेजेंस में इसको तोड़ा, डिसोसिएट किया, तो वाटर और ऑक्सीजन लिबरेट हुए। ठीक है, ये यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट K इज इक्वल टू H2O2, इसकी कंसंट्रेशन 1 यहाँ पे लिखी हुई है, यानी केवल इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। साथ ही मैं आपको बताऊं, ऑल न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होते हैं, जैसे कि आपके दादा नाना नानी की घड़ियां होंगी, पापा की घड़ी होगी, वो रात में चमकती होगी, उसके डायल में जहां जहां
आर की साइड सुई जाती है वहाँ चमकती है। वो क्यों चमकती है? क्योंकि वहाँ पे रेडियम लगा होता है। और रेडियम की एक खासियत होती है, कोई भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि वो स्पॉन्टेनियस इमिशन करते हैं अल्फा बीटा गामा रेडिएशन की, इसीलिए उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी कहा जाता है। जो लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं जानते हैं वो ये समझें कि रेडियो एक्टिव substances are those substances through which spontaneous emission of radiation occurs in the form of alpha, beta and gamma. This phenomena is called radioactivity, and these kind of substances are known as radioactive substance. These are that may be radium, that may be thorium, that may be actinium. These are radioactive substances. तो जितने भी radioactive substances या nuclear disintegrations होते हैं वे सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझिएगा, आगे हम बात करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पे हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आर, ये तो आपकी पहले में डेफिनेशन हमने कर ली, दूसरे में एग्जाम्पल दिख लिया, अब तीसरे में यूनिट ऑफ के बारे में बात करेंगे। यूनिट ऑफ के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 या बी टू द पावर 1 होता है। हमने सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए ए टू द पावर 1 रखा। यूनिट ऑफ के हो गई आपकी आर होल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब आर की यूनिट कितनी, यूनिट ऑफ के निकालने के लिए यूनिट ऑफ आर रखिए और यूनिट ऑफ इसकी रखिए। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड और कंसंट्रेशन की होती है मोल्स पर लीटर। ये मोल्स पर लीटर और मोल्स पर लीटर कट गया, केवल और केवल पर सेकेंड बचा, तो आपका आ गया कि यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू पर सेकेंड। इसको हम टाइम इनवर्स भी कह सकते हैं। तो ये जो हो गया आपका, ये यूनिट हो गया के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आप कहोगे कि सर सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो आप हम कहेंगे ठीक है पढ़ लीजिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। मान लीजिए वो रिएक्शन ए प्लस बी और सी प्लस डी बना रहा है, तो आप कहोगे इसका अगर मुझे रेट लिखना हुआ, अगर मुझे इसका रेट लिखना हुआ तो इसका रेट मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू, मैं इसको लिखूंगा रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए या कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 1। कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 1, देखिए 1 + 1 ऑर्डर 2 हो गया। या ऐसा भी लिख सकता हूं कि R इज इक्वल टू के ए की पावर 2 कर दूं और बी की पावर 0 कर दूं। ऐसा भी लिख सकता हूं कि R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 0 कर दूं और बी टू द पावर 2 कर दूं। इन दोनों ही तीनों ही केसेस में, चाहे मैं ये ले लूं, चाहे ये ले लूं, चाहे ये ले लूं, इन तीनों ही केसेस में 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, ऑर्डर 2 ही आ रहा है। तो यहां पर ये तो डेफिनेशन हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट काइंड ऑफ रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन ओबेज एनी वन ऑफ द एक्सप्रेशन। इन तीनों में से किसी एक्सप्रेशन को ओबे करे तो वो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। अब इसका एक एग्जाम्पल हमें पढ़ना है। एग्जाम्पल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम पढ़ें तो डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन परऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ, एग्जाम्पल जरूरी है, पूछा जाता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिखिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिखिए। तो एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आना ही चाहिए। तो डिकम्पोजिशन ऑफ मैंने कहा किसका, नाइट्रोजन परऑक्साइड। नाइट्रोजन परऑक्साइड इज NO2, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रोजन परऑक्साइड। अगर हम नाइट्रोजन परऑक्साइड 2NO2 का अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो ये 2NO और साथ में ऑक्सीजन निकलेगा। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन K टू द पावर NO2 की पावर 2। ये कतई मत समझिएगा कि सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 आया है। मैंने बार बार कहा है कि ये मॉलिक्यूलरिटी बताता है और इसकी जो पावर है वो ऑर्डर बताता है। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बेहतर है याद करने के लिए। आप दूसरा कुछ जानना चाहें तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मैं एक और एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि रिएक्शन ऑफ H2 एंड I2 टू गिव HI, दूसरा एक एग्जाम्पल है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2। अगर मैं H2 + I2 को रिएक्ट कर लूं तो साथ में 2HI बनेगा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल के बाद अब क्या बचा, हाँ एग्जाम्पल के बाद बचा यूनिट ऑफ के।
यूनिट ऑफ के, लेकिन कहाँ पे यूनिट ऑफ के बची? यूनिट ऑफ के इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के क्या होगी? तो आपने कहा कि सिंस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 2 होता है, तो यूनिट ऑफ के कितना हो जाएगा? यूनिट ऑफ के कितना हो जाएगा? यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यही यूनिट ऑफ क्या? R अपॉन यूनिट ऑफ R अपॉन इसकी यूनिट, किसकी यूनिट साहब? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। R की यूनिट कितनी होती है? रख दीजिए, मोल्स पर लीटर। और ए की यूनिट कितनी होती है? सॉरी, R की यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट कितनी होती है? ए की मोल्स पर लीटर, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट आएगी वो आएगी लीटर, मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो आपसे या तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या तो आपसे इन तीनों में से किसी का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। अभी अगला भी हम एक पढ़ाएंगे फ्रैक्शनल ऑर्डर क्या होता है। और चौथा आपसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में से किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में के की यूनिट पूछी जा सकती है। इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड गो थ्रू। नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज, इसी में जो हमारा ये अगला टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन जब हम बात करते हैं तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शनल होता है। जब ऑर्डर फ्रैक्शनल हो तो हम बात करते हैं कि when order is fractional, तो हम बात करते हैं कि वो आपका फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आप एसिटल्डिहाइड ले लीजिए और उसके डिकम्पोजिशन की बात करिए, डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड को बेटा CH3CHO भी कहा जाता है, और ये आपका इथेनल भी हुआ, यानी इथेनल आपका IUPAC नेम हो गया और एसिटल्डिहाइड आपका इसका कॉमन नेम हुआ। अगर CH3CHO का को मैं डिकम्पोज करता हूं तो वो बनेगा आपका CH3CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो चीज़ बनी इसके डिकम्पोजिशन ये फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है, और यहाँ पे जो रेट होता है वो K टाइम्स CH3CHO टू दी पावर 3/2, इसकी पावर 3/2 आती है। देखिए इसका ऑर्डर 3/2 हो गया, इसका ऑर्डर 3/2 हो गया, तो इसमें K की यूनिट नहीं पता की जा सकती फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन में। यह तो पता होगी कितना है, 3/2 है, ये 3/2 भी हो सकता है, कुछ रिएक्शंस में ये 4/5 हो जाए, कुछ रिएक्शन में 1/2 हो जाए। तो आप K की कोई फिक्स यूनिट नहीं होती फ्रैक्शनल ऑर्डर में, ये बदलेगा तो K की यूनिट भी बदलेगी। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है कि फ्रैक्शनल ऑर्डर में हम K की यूनिट की बात नहीं करेंगे। अगर रिएक्शन हमें पता है कि रेट कैसे लिखा है तब हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो हम K की वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो ये हो गई आपकी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की कुछ बातें, कि हम किस तरह से जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, और उसमें क्या क्या डेफिनेशन है सबके, एक एक कम से कम एग्जाम्पल, और साथ में यूनिट ऑफ K सबकी। जो अगला टॉपिक है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। तो ये जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन या लॉ? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिससे पहले जो हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पढ़ा, जहाँ पे लिखते थे -dA/dt इज इक्वल टू K टाइम्स, लिखते थे ना, इस तरह का लिखते थे टर्म ना, कि -dA/dt, ये A रिएक्टेंट था, dA/dt, और -dB/dt इज इक्वल टू K A टू दी पावर 1 या B टू दी पावर कुछ x लिखते थे और B की पावर y लिखते थे। ये डिफरेंशियल रेट, ये डिफरेंशियल मेथड था दिखाने का रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आपको याद होगा मैं ग्राफ खींचता था, फिर इंस्टेंटेनियस रेट पता करने के लिए ग्राफ में मैं ग्राफ खींचता था, किसके बीच में? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में। फिर इस तरह से ग्राफ आता था, जिस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे रेट पता करना होता था मैं वहाँ पे एक टेंजेंट खींचता था, फिर जो टेंजेंट का स्लोप होता था वो रेट ऑफ रिएक्शन बताता था, यानी कि जो इसका स्लोप होता था वो रेट ऑफ रिएक्शन बताता था, स्लोप जो होता था वो रेट ऑफ रिएक्शन बताता था। आपको एक बात और समझ लीजिए, ये रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट सबसे पहले ज़्यादा होता है, फिर धीरे 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 कम होता है,
तो हमेशा जब कभी भी स्लोप खींचोगे तो एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा, इसीलिए रिएक्टेंट को हम माइनस da/dt लिखते हैं, नेगेटिव बनेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट होगा और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन करना हुआ, पता करना हो, तो आप टेंजेंट खींचोगे तो यहाँ पे तो रेट हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एक्यूट बनेगा, तो उसका tan थीटा भी पॉजिटिव आएगा, tan थीटा पॉजिटिव आएगा। इसलिए जब आप प्रोडक्ट के लिए लिखते हो तो पॉजिटिव लिखते हो और रिएक्टेंट के लिए लिखते हो नेगेटिव लिखते हैं। आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। खैर इतने इसमें नहीं जाते हैं। आप देख रहे हो कि ग्राफ बनाना पड़ता है, फिर पर्टिकुलर टाइम लेना पड़ता है, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वी लैंडेड टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ। व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ? इंटीग्रेटेड रेट लॉ इंटीग्रेशन से हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, और दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जस्टिफाइड, वेरी वेरी इजी एंड जस्टिफाइड पार्ट ऑफ द दिस केमिकल काइनेटिक्स। तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हम करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने थोड़ी देर के लिए माना कि कंसीडर अ हाइपोथेटिकल इक्वेशन, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल इक्वेशन, हाइपोथेटिकल इक्वेशन। आप अपना फोन सामने रख करके नोट्स, मतलब आप लिख भी सकते हैं, नोट्स बाद में बनाइएगा। हाइपोथेटिकल इक्वेशन, मान लीजिए आपका एक इक्वेशन है ए प्लस बी इज फॉर्मिंग सी प्लस डी। मैं कोशिश ऐसे ही कर रहा हूं जैसे आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूं, वैसे ही आपको विजुअलाइज दिखे। मुझे नहीं लगता कि व्हाइट बोर्ड से और इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो ये हम बात फिर से कर रहे हैं, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए प्लस बी इज फॉर्मिंग सी प्लस डी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मानूं कि यहाँ पर अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, कि रेट ऑफ रिएक्शन कहीं पे भी लिखना है, कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिख करके दिखाना है कि जरा दिखाइए रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर मैं मान लूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लें, मान लीजिए ए, तो यहाँ पे आप कहोगे रेट इज इक्वल टू के टाइम्स a⁻0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और रेट को मैं कैसे लिख सकता हूँ जरा समझिएगा, सिंस रेट इज इक्वल टू के टाइम्स a⁻0, तो आप कहोगे b⁻0 भी तो लिख सकते थे। मैंने a की पावर में टर्म्स में लिखा, चाहे a के टर्म्स में लिखो चाहे b के टर्म्स में लिखो, a⁻0। तो मैं इस रेट को मैं ऐसे भी लिखते आया हूं कि रेट इज इक्वल टू माइनस da/dt इज इक्वल टू कितना, के a⁻0 लिखता आया हूं, बिल्कुल लिखता आया हूं। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये चीज हो गई। तो यहां पे आ गया माइनस da, कंसंट्रेशन ऑफ da इज इक्वल टू के dt, ये टर्म आ गया। मैंने लिखा इंटीग्रेटेड विद इन लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट्स। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं साहब, तो आप कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस da इज इक्वल टू के dt का इंटीग्रेशन। आप ये समझिए, जब कभी भी हम इंटीग्रेट करते हैं, तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, जब कभी भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो आप खूब अच्छे से जानते हो कि मैंने एक कांस्टेंट यहाँ पे c लगा दिया। आपको पता है कि dx का इंटीग्रेशन, कोई पूछे dx का इंटीग्रेशन कितना है तो आपको बोलना है x है, कोई पूछे dl का इंटीग्रेशन तो बोलना है l है। तो माइनस da का इंटीग्रेशन, माइनस तो बाहर चला गया, और da का इंटीग्रेशन a हो गया, अच्छी बात है। k बाहर चला गया और dt का इंटीग्रेशन t हो गया प्लस c। अब c की वैल्यू पता करने के लिए आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हो। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, आपको पता होता है कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था, तो ये जो a की कंसंट्रेशन थी, ये कितनी थी। तो a की कंसंट्रेशन शुरू में पूरी थी, उसको मैंने a0 मान लिया। फिर से बात कर रहा हूं, जब टाइम इज इक्वल टू 0 था, तो a की कंसंट्रेशन कितनी थी, a की कंसंट्रेशन थी आपकी, a की कंसंट्रेशन जो थी वो आपकी थी कितनी, a0। यानी जब रिएक्शन जस्ट शुरू हुआ था तो a पूरा भरा हुआ था, बिल्कुल रिएक्टेंट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ था, तो जो a की कंसंट्रेशन थी वो आपकी a0 थी। तो आप यही चीज इसमें लगाइए जरा, तो कि इसमें वैल्यू पुट करिए। तो यहां पे आ गया कि t की वैल्यू कितनी पुट करी है आपने, 0, k इंटू 0 प्लस c। तो यहां पे इसकी a की वैल्यू हो गई a0 इस पर्टिकुलर कंडीशन में। ऐसा करने से आपको c की वैल्यू मिल गई, आपको a0। तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड, आप जरा देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकेंड, ये फर्स्ट और सेकेंड से क्या हुआ, माइनस a
इज इक्वल टू के टी प्लस सी की वैल्यू आप निकाल चुके हो। ये बाउंड्री कंडीशन फिर से बता देता हूं मैं क्यों लगाई जाती है, ताकि आप सी की वैल्यू पता करो। आपने फिर से बात कर रहा हूं मैं, आपने लिखा कि ये कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, यहाँ पे r इज इक्वल टू के टाइम्स ए टू द पावर 0 या b टू द पावर 0 लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक और तरीका माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ए की पावर 0 और ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया कितना, ये हो गया डी ए इज इक्वल टू के डी टी। बल्कि आप इसको जो है ना, ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन को इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए ए इज चेंजिंग टू बी, छोड़िए रिएक्टेंट ही नहीं, रिएक्टेंट केवल ए ही है। आपने एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी लिखा, तो आर इज इक्वल टू के टाइम्स ए की पावर 0, ऐसे शुरू करिए। आर इज इक्वल टू के टाइम्स ए की पावर 0 और आर को आप माइनस डी ए बाई डी टी भी लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू के, ये तो आपका था ही, जिसकी वैल्यू 1 हो गई, मैंने डी टी को इधर ट्रांसपोज किया, के डी टी हो गई, मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ विद इन सर्टेन लिमिट्स। अब लिमिट्स तो नहीं लगाई, इंटीग्रेट कर दिया और एक सी लगा दिया। सी लगाने के बाद इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। आपने कहा डी ए का इंटीग्रेशन ए, डी टी का इंटीग्रेशन टी के कांस्टेंट था बाहर चला गया, और ये वैल्यू आ गई सी। अब सी की वैल्यू पता करने के लिए आपने क्या किया, सी की वैल्यू पता करने के लिए आपने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी कि जब टाइम इज इक्वल टू 0 था तो ए रिएक्टेंट पूरा भरा हुआ था, बी में कन्वर्ट हुआ ही नहीं था। वो जो भरा हुआ रिएक्टेंट था शुरू का पूरा इनिशियल कंसंट्रेशन वो A0 था। अब यही वैल्यू मैंने फिर से 1 में पुट, A0 की इनकी ये वैल्यू 1 में पुट कर दी, तो A की वैल्यू A0 जब टाइम इज इक्वल टू 0 था, तो इससे C की वैल्यू निकल गई। ये जो आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं साहब, ये C की वैल्यू पता करने के लिए करते हैं। तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई और मैंने ये C की वैल्यू उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में रख दी। तो आपके पास जो इक्वेशन हो गई KT इज इक्वल टू, ये इधर गया, KT इज इक्वल टू, जो आपके पास KT है वो आपके पास क्या आ गया। अगर आप KT की बात करेंगे तो KT की बात आप करेंगे तो KT इज इक्वल टू, एक बात और समझिएगा जरा ध्यान से यहाँ पे, कि C की वैल्यू A0 नहीं आई है, माइनस A0 आई है। यहाँ पे देखिएगा माइनस A0 आई है, तो ये C की वैल्यू यहाँ पे माइनस A0 होगा, इस जगह पे माइनस A0 होगा। माइनस A0 इधर जाएगा तो प्लस A0 आ जाएगा, और ये पहले से माइनस A था ही, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आया वो आ गया K इज इक्वल टू A0 माइनस ए होल अपॉन टी। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया साहब, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला बन गया आपका। तो ये याद होना चाहिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि ये इसे कहते हैं, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज इंटीग्रेटेड व्हाट, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन या इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, ये समझिएगा। अब बिल्कुल इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी पढ़ेंगे, तो जरा हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ें। तो अब आपका जो अगला एक्सप्रेशन है, अगला टर्म जो पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट क्या एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप इसी वीडियो को ये जो जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ रहे हैं, अगर कोई परेशानी होगी, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या फिर से कह रहे हैं, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, आपने लिखा कंसीडर अ हाइपोथेटिकल, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। क्या हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर किया आपने, वही ए इज फॉर्मिंग बी या प्रोडक्ट, इज फॉर्मिंग बी। तो आपने कहा सिंस रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या कहानी होती है आप ही बताएं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है कि रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1, इक्वेशन 1 हो गई। ऑल्सो रेट को आप लिख सकते हो माइनस डी ए बाई डी टी, ये इक्वेशन नंबर दूसरी। दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन किससे साहब, फर्स्ट एंड सेकेंड से, इन दोनों इक्वेशन से क्या मिला, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, रॉकेट साइंस नहीं है। फिर से रेट ऑफ रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के ए टू द पावर 1 लिख सकते हैं, और रेट को माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं, इसलिए माइनस डी ए बाई डी टी के ए के इक्वल हुआ। ठीक, अब हम ए के टर्म्स एक तरफ कर रहे हैं, ये इसको ए के टर्म एक तरफ करेंगे, डी टी के टर्म्स एक तरफ करेंगे, तो आपका आ गया माइनस डी ए बाई क्या, ए इज इक्वल टू के टी। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग क्या, बोथ
साइड्स, तो आपने इंटीग्रेट कर दिया, माइनस बाहर लिया और यहाँ पे लिखा माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के टी, और क्या लगाना है, एक कांस्टेंट लगाना है, क्योंकि आप ही ने कहा था कि जब कभी भी इंटीग्रेशन होता है तो एक कांस्टेंट लगाना ज़रूरी होता है। तो आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन देखिएगा साहब, माइनस डी ए अपॉन डी टी, माइनस डी ए अपॉन सॉरी ए, यानी ए था नीचे ना, यहाँ क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ है, माइनस डी ए अपॉन ए, यहाँ पे के इंटू डी टी आएगा ना, ये फिर से जरा देखिए ध्यान से, आर इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों को आपने इक्वेट किया, अब ये ए यहाँ नीचे आएगा तो यहाँ पे डी टी यहाँ जाएगा ना, डी टी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के इंटू डी टी, और आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए, मैं इसको काट दे रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जब आप करेंगे तो इधर का भी इंटीग्रेट करेंगे, माइनस ऑफ क्या, डी ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा के डी टी और एक कांस्टेंट लगा देंगे सी, यहाँ पे के टी हो गया था वो देख लीजिएगा, फिर से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया और एक कांस्टेंट सी लगा दिया। जब आप इंटीग्रेट करने जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि कभी भी डी एक्स अपॉन एक्स, कभी भी डी एक्स अपॉन एक्स मिले ना, डी एक्स अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग ई की पावर एक्स होता है, ध्यान रखिएगा। अगर डिनोमिनेटर में गया डी एक्स अपॉन एक्स तो लॉग ई की पावर ई, लॉग एक्स बेस ई होता है, ई की पावर एक्स नहीं, लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स, इसको आप ln x भी कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, ln x भी कहते हैं, ln x मतलब नेचुरल लॉग। तो मैं आपने तो इसमें डी ए अपॉन ए का इंटीग्रेशन जब आप करने जाओगे तो माइनस तो रहा है ही है, आप कहोगे लॉग ऑफ ए आ जाएगा और यहाँ बेस ई लगा दोगे, क्योंकि डी एक्स अपॉन एक्स की तरह जैसे डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स